हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। मंत्री जी, आपका यूपी संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले और सबसे सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव नतीजों में आपकी पार्टी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, तो इस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 7 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां और पिछले 4 साल से अधिक समय की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों से प्रदेश की पूरी जनता प्रभावित है। जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आए थे, वो जिस जनता ने उनको चुना था, उनकी भावनाओं को समझ रहे थे कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और एक बात वो समझ रहे थे, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, तो ऊपर से नीचे तक जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो बहुत ही आसानी से, बहुत तीव्रता से नीचे तक पहुंचेंगी। इन बातों को ध्यान में रख करके लोगों ने बड़ी संख्या में 826 ब्लॉकों में से 650 के लगभग ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। ऐसे ही 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश की जनता और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के इस निर्णय के लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। तो इस चुनाव नतीजों को, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नतीजों को 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला माना जाए, जैसे भाजपा का टारगेट है 300 प्लस का, तो इस चुनाव नतीजों से पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हर चुनाव अलग अलग होता है, कोई चुनाव किसी चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से जब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश के सभी अधिकांशतः जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष चुना जाना, प्रदेश के अधिकांश ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रमुख चुना जाना, एक बात का संकेत है कि जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में भी पिछली बार की तरह ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस जीत पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि ये तो सत्ता शासन का चुनाव था, पुलिस वालों को लगाया गया था भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए, वह जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लड़ने धमकाने के लिए, ये विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होते थे पहले उत्तर प्रदेश में। अगर इसमें अराजकता और अशांति आई तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की देन थी। हमारी सरकार ने तो पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए। जो भी चुनाव लड़ना चाहता था वो चुनाव लड़ा है। सपा और बसपा के समय में तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का किसी को पर्चा नहीं भरने दिया जाता था, पुलिस पर्चा नहीं भरने देती थी, वो कैंडिडेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। इस समय तो बहुत सारे जगहों पर लोगों ने नामांकन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे उनके पास कोई नहीं है, लेकिन जहाँ कोई सपा बसपा या कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, चुनाव लड़ा है, पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। लेकिन चूंकि सपा बसपा का यही चरित्र रहा है, वो लोग जानते हैं कि उन्होंने विगत दिनों क्या किया है, इसलिए उन चीज़ों को आरोप लगाना उनको जाता है। चलिए, ठीक है। एक सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हाल ही के दिनों में मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने कुछ ज़मीनें खरीदी, उसको लेकर विवाद हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो उसमें चंदा चोर जैसी बातें भी कही। कहा गया कि कम पैसे की ज़मीन को ज़्यादा में खरीदा गया। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? जो लोग ज़मीनें कब्जा करते रहे हैं, दूसरों की ज़मीन मकान पर अवैध कब्जा करते रहे हैं, जो लोग माफिया तत्वों के सहारे इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, वो दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वो उस मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए आसपास की जिन लोगों की ज़मीनें हैं, उनकी सहमति के आधार पर जब वो तैयार होते हैं तो उनका जो मूल्य है, उनकी जो कीमत है, उसके आधार पर ज़मीनें खरीद करके ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। ट्रस्ट ने हर मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और ये तमाम सारे लोग ऐसे हैं समाज में, जब भी कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो उसको बदनाम करने के। राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए बरसों तक इस देश में कोशिश हुई और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मंदिर का शिलान्यास किया, आज वहाँ पर भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो तरह तरह की बाधाएं इस तरह की खड़ी की जा रही है, हमेशा से होता रहा है। अच्छे काम में बाधा खड़ी करने वाले लोग आते हैं, लेकिन वो प्रभु राम का काम है, उसमें कोई बाधा होगी। चलिए, एक सवाल आपसे और है। कोरोना काल की पहली लहर, जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो उसमें सरकार की खूब तारीफ हुई, लेकिन क्या कुछ कमी आपने दूसरी लहर में देखी? खास तौर से आपने अपने सिद्धार्थनगर जिले के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली लहर की तो तारीफ देश की जनता ने की थी कि सरकार ने अचानक से आई एक महामारी जिसकी जांच की सुविधा उसके पहले देश में नहीं थी, पीपीई किट नहीं थे, मास्क नहीं बनते थे, वेंटिलेटर्स का निर्माण हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से
केंद्र की मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुशल प्रबंधन किया। हर घर तक लोगों को पके हुए भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया। 40 लाख से अधिक प्रवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार ट्रेनों और बसों के माध्यम से निःशुल्क लेकर आई, उनकी स्किल मैपिंग हुई, उनको मनरेगा और अन्य योजनाओं में काम दिया। प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर पैकेज था उसके कारण लोगों का जीवन सुगम बना। दूसरी लहर में तो पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। दूसरी लहर अचानक आई, अप्रत्याशित था, कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा या लोगों को इस तरह से फेफड़े प्रभावित होंगे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से चंद दिनों में हमारी मोदी सरकार ने पूरी दुनिया से ऑक्सीजन के टैंकर जहाज़ों के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से, समुद्री जहाज़ के माध्यम से दुनिया भर से जो उपकरण थे वेंटिलेटर्स के या ऑक्सीजन की आपूर्ति के, उनको मंगाया। और आज़ादी के बाद इस देश के किसी भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं हुआ करता था, लेकिन पीएम केयर्स फंड के माध्यम से देश के सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराए। सीएसआर फंड के माध्यम से कंपनियों के सारे, आज देश का कोई भी बड़ा अस्पताल या जिला अस्पताल नहीं है जहां उसका अपना ऑक्सीजन प्लांट ना हो। तो बहुत ही कम समय में उस क्राइसिस को समाप्त करने की कोशिश की। और आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्ट्रेलिया, WHO ये सब हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि दूसरी लहर में दुनिया में सबसे कम नुकसान इस देश में चलिए आखिरी और अंतिम सवाल, आने वाले 30 जुलाई को प्रधानमंत्री आपके अपने गृह जनपद में आ रहे हैं, उनके आगमन पर आप क्या कहेंगे और क्या बड़ी सौगात सिद्धार्थनगर को दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, चुनाव प्रचार को छोड़कर पहली बार शायद देश का कोई प्रधानमंत्री इस अंचल में आ रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद जब से बना तब से पहली बार। ये प्रधानमंत्री जी की महानता है। हम उनके प्रति सिद्धार्थनगर जनता की ओर से कोटि सा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे पूर्व सांसद 77 में जनता पार्टी के समय में सांसद रहे, बाद में जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण करने, और यहीं से उत्तर प्रदेश के सभी 8 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर की धरती को चुना है, बुद्ध की धरती को चुना है। निश्चित रूप से हमारे जिले का मान बढ़ा है और सिद्धार्थनगर विकास की दिशा में एक और कदम 30 तारीख को रखेगा। ये उम्मीद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपने यूपी संदेश से बात की, वह अपना बहुत मूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, जिन्होंने राजनीति से लेकर कोरोना काल के विभिन्न मुद्दों पर हमसे बड़ी बेबाकी से बात की। हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, तब तक आप देखते रहिए यूपी संदेश। कैमरामैन मुकीम अहमद के साथ